हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली 9th क्लास है हमारी और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी में जनसंख्या जो लेक्चर है इसको हम लोग कर रहे हैं। और इसी में हम लोगों को मैं आपको बता दूं कि कल हमने जनसंख्या घनत्व के विषय में पढ़ा था। ठीक है, जनसंख्या क्या होती है, घनत्व क्या होता है, उसके सारे आयाम जो है उनके सारे फैक्टर्स के विषय में हम लोग आपका गौर करके देख रहे थे। ठीक है, और इनको देख चुके थे और इस पर हमने बहुत सारी चीजों में इसमें बात भी कर ली थी। क्लियर है? तो जनसंख्या घनत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इन सब विषय को हमने बड़े अच्छे से गौर करके एक एक करके हमने इसे देख लिया। अब इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे प्यारे बच्चों मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, तो कल हम ये देख रहे थे बेसिकली जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में जो आपका जनसंख्या घनत्व है, बेसिकली वो कितना है, हम उस पर गौर कर रहे थे। ठीक है, और उसी को हम लोग आपका देख भी रहे थे। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। यहाँ तक किसी क्वेरी या कोई डाउट? चलिए, देख लिया इतना। कोई डाउट, कोई क्वेरी? आज हम इसमें बढ़ने वाले बेसिकली जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, इसको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए पूछ लीजिए एक बार। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय के अंतराल, जैसे कि 10 वर्ष के भीतर किसी देश राज्य के निवासी की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार परिवर्तन दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला है सापेक्ष वृद्धि, दूसरा है प्रति वर्ष होने वाला परिवर्तन। एक क्या है? सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, और प्रतिवर्ष मतलब जो आपका पर ईयर जो भी इंक्रीज होता है, यानी कि एक साल में कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, इस केस में देखते हैं। यानी कि एक आपका रिलेटिव देखते हैं, एक ईयर वाइज देखते हैं। क्लियर है? कह रहे प्रत्येक वर्ष या तो एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या के वृद्धि का परिमाण है, या पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या के बाद जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। या हम ऐसे कर लें कि भैया अगर हमने कुल मिलाकर कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है, जैसे मान लीजिए 2001 की जनसंख्या मान लीजिए आपका 80 थी, मैं वो मान रहा हूँ तरीका बस आपको समझाने के लिए, और 2011 में वो जनसंख्या आपका 100 हो गई। तो इन 10 साल के दौरान कितना चेंज आया? 20 का। तो हम कह सकते हैं कि 10 वर्षों में आपका कितनी बढ़ी? 20। कितनी बढ़ी? 20 हो गई। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। तो एक साल में मतलब 10 साल में कितनी हुई आपका? 20 बढ़ी। तो एक साल में कितनी बड़ी होगी बच्चों, बताइए एक साल में कितना बड़ा होगा? इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ बड़े अच्छे से समझाया गया है क्या जनसंख्या थी, कैसे रही, क्या कुछ था, इसको थोड़ा सा गौर कर लीजिए। 2001 से 2011 देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए 1951 से 1961 में बढ़ी 64 पर दशक, यानी कि 51 से 61 में कितनी जनसंख्या बढ़ी थी? 21%, ऐसे मान लीजिए एवरेज मोटा मोटा। 21 से 71 में कितनी बढ़ी? 24। और 71 से 81 में कितनी बढ़ी? ये भी 24। 81 से 91 कितनी बढ़ी? 23। और 1991 2001 में कितनी बढ़ी? 21। अब कितना बढ़ी? 17। तो जनसंख्या अगर मैं आपसे पूछूं कि आजादी के बाद से जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है, तो आप कह सकते हैं निरंतर तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ के बाद निरंतर नहीं बढ़ी, इसमें निरंतर कमी देखने के लिए मिली है। क्या देखने के लिए मिली है? कमी देखने। भाई यहीं तो बढ़ी, फिर यहाँ बढ़िया तो घटनी शुरू हो गई ना 81 से 51। आप देखिए 1981 से 1991 के बीच से शुरू हुई आपका घटने की। पहले तो बढ़ी थी जनसंख्या, लेकिन इसके बाद क्या हो गई? जनसंख्या आपका घटनी शुरू हो गई। क्लियर है? और फिर क्या हुआ? वो लगातार आपका घटती चली गई। अब देखिए, ये देख रहे हैं, कह रहे हैं प्रति वर्ष
2 प्रति वर्ष, मतलब यानी कि हर साल कितनी बढ़ी, 2 आपका बढ़ती चलेगी। इसका अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति की वृद्धि है, यानी कि 100 व्यक्ति पर कितने हो गए, अब 2 बढ़ गए, यानी कि 102 हो गए। इसे वार्षिक वृद्धि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वार्षिक वृद्धि भी कहते हैं। ठीक है, 2011 में कितनी थी, 12,00,100 हो गई थी। अब इसको आप देखिए कैसे बढ़ी, 1951, 1961, 71, 81, 91, इन सबको हमने इसमें दिखा रखा है। 10 की जनसंख्या, 10 की वृद्धि, 10 के दर, ये हमको सारणी 6.1 और चित्र 6.4 दर्शाते हैं कि 51 से 81 के बीच जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर नियत रूप से बढ़ी है, यानी कि कॉन्स्टेंटली क्या हुआ, 51 से 81 के बीच उसमें आपका क्या हुआ, वृद्धि हुई। ठीक, ये जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर की व्याख्या करता है, जो कि 51 से इतना दिखाया गया है कि इतनी से इतनी लाख जनसंख्या जो है आपका कंटिन्यू ये आपकी बढ़ी है, और ये ग्रोथ हमको इसमें इसकी दिखाई दी है। ठीक है, किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। कह रहे 81 के बाद क्या हुआ, जो आपकी जनसंख्या बढ़ रही थी धीरे धीरे वो क्या हो गई, कम होने लग गई थी। ठीक है, ये आपको बताना है, धीरे धीरे कम हो रही थी। कुल जनसंख्या 1820 की वृद्धि दर है। ठीक है, पर इसे ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है और अब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, इसे सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। इससे क्या होती है, सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है और न्यूनतम दर पर भी वृद्धि होती है। जब जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है, भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधन एवं पर्यावरणीय संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। कैसी है कि जो वृद्धि है, पर्यावरण संरक्षण है, उनको निष्क्रिय करने के लिए कैसी है, पर्याप्त है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है और ये आपको ठीक, ये आपको ध्यान रखना। देख लिया, कह रहे हैं कि वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रित करने के लिए प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर इतने से इतने तक के पीछे चीन को छोड़ गया है और विशाल में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यानी कि हमने जो पहले नंबर पर चाइना था उसको भी हमने जनसंख्या के रूप में छोड़ दिया है। अब हम क्या हैं, हम सबसे आगे हैं। हमारे पास यूथ पॉपुलेशन कैसी है, बहुत अधिक मात्रा में कैसा है, एक बहुत बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, यूथ पॉपुलेशन का है। ठीक, एक यंग जनरेशन और यंग पॉपुलेशन कैसा है, हमारे पास आपका बना हुआ है, या कह सकते हैं हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है। ठीक, ये हमको देखना। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन 3 मुख्य प्रक्रिया है। पहला है जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। इन 3 चीजों पर जनसंख्या परिवर्तन के सबसे बड़े प्रभाव हमको देखने के मिलते हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट और प्रवास, आप कहाँ कैसे प्रवास कर रहे हैं उन पर। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, यानी क्या, कितना जन्म दर हुई और कितनी मृत्यु हुई, इसके जो बीच का डिफरेंस है यही है आपका प्राकृतिक जो ग्रोथ है, और प्राकृतिक ग्रोथ आपको दिखाई देगी। क्लियर है? चलिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, हम लोग अब देखिए कैसे निकालते हैं, समझिए। एक वर्ष में प्रति वर्ष व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जो जन्म होता है उस जन्म दर को क्या कहते हैं हम लोग, आपका वृद्धि दर या प्रमुख घटक आपका कहा जाता है। यह हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहता है।
कैसा रहता है, जन्म दर से मृत्यु दर आपका अधिक रहता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, कि एक वर्ष में प्रति 1000 में से कितने व्यक्ति मरे हैं उसको हम निकालते हैं। तो चाहे आपका डेथ रेट हो, चाहे आपका बर्थ रेट हो, हम उसको प्रति 1000 पर काउंट करते हैं। कितने पर करते हैं, ध्यान दीजिए, प्रति 1000 पर हम लोग इसको काउंट करते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी। मृत्यु दर में तेज 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 गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण है, कि भारत में जो आपकी मृत्यु दर है वो तेजी से गिरावट आई है, जिसके कारण क्या हो गया है, जनसंख्या आपको वृद्धि दिखाई दे रही है, यानी कि मरने की जो रेट है वो कम होगी, डेथ रेट, यानी कि 1000 आदमी में प्रति व्यक्ति आदमी अब कम मर रहे हैं। कारण है हमारे पास जब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होंगी तो हमारे पास क्या होगा, जो डेथ रेट है वो गिर जाएगी। क्लियर है, और डेथ रेट गिरने की वजह से ही क्या होगा, हमारे जन्म दर है उसमें आपको वृद्धि दिखाई देगी, जनसंख्या आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है, ये ऐसे रीजंस है, आप इनको देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि अब बात कर रहा है 80 के दशक के आसपास, उच्च दर एवं मृत्यु दर लगभग गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया था। अगर 80 की हालत देखोगे, 90-80 की, तो डेथ रेट कहीं था और बर्थ रेट कहीं था, दोनों में काफी डिफरेंसेस थे। ठीक है, इसके कारण जनसंख्या अधिक हो गई और 1981 में धीरे धीरे जन्म दर भी गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। और इस प्रकार चलन का क्या कारण था, और जो वृद्धि है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिली, यह इसका प्रमुख कारण रही। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का क्षेत्र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाने के आपको प्रवास कहते हैं। जब जनसंख्या के कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, प्रवास। प्रवास का मतलब है किसी व्यक्ति का अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना ही आपका क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रवास आंतरिक यानी कि देश के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देशों के बीच भी हो सकता है। यानी कि प्रवास हर कंडीशन में आपको देखने के मिलेगा, नेशनल मिलेगा, जिले से जिले मिलेगा, राज्य से राज्य मिलेगा, एक देश से दूसरे देश मिलेगा। तो प्रवास अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह आपको देखने के लिए मिलता है। कह रहे हैं कि जो आंतरिक प्रवास जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं लाता। अब जो इंटरनल आपका प्रवास है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, यानी कि देश के बीच हो रहा, तो उसमें कोई जनसंख्या में कोई चेंजेस आपको नहीं आता। लेकिन एक देश से जनसंख्या किसी दूसरे देश में जाएगी तो ये आपका वितरण को प्रभावित करता है, और जनसंख्या वितरण एवं उसके घटक को परिवर्तित करने को प्रवास में आपका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसी होती है, महत्वपूर्ण आपका भूमिका होती है, जिससे बढ़कर 31.8% हो गई है, और यह दशक 2011 के भीतर 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। कितना हो गई है, 35 से बढ़कर 53 हो गई है। आयु संरचना, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा कम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। परिमाण स्वरूप बच्चे एवं वयस्क वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी एवं समाज के आर्थिक ढांचे को निर्धारित करता है। क्या करता है, इन सभी चीज को आपका जो है वो आपका पूरा निर्धारित करता है। किसी भी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। कैसा है, 3 जो वर्ग हैं उनमें आपका बांटा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 3 वर्ग कौन से हैं उसको हम बाद में देखेंगे।
सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि और प्रवास में कुछ डाउट है, कोई भी डाउट है पूछिए। देख लिया, कह रहे भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। कहां से? गांव से शहरों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का अपकर्षण में बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो उनको प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी के प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। नगर में अभिकर्षण का फुल प्रभाव रोजगार की वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। हमें क्या लगता है भैया, शहर में जाएंगे काम अच्छा मिलेगा तो रोजगार अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो जाएंगे, इसीलिए हम शहर की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहे प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र, लिंग दृष्टि से नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों की अवसंरचना को भी आपका परिवर्तित करता है। और भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के कारक है कुछ, और उनमें नियत वृद्धि को दिखाता है। 1951 से कुल जनसंख्या का 17.29% जनसंख्या का 11% से आपका बढ़ गया है। अब बात कर रहे हैं जनसंख्या की 3 अवस्थाओं को हम देख रहे हैं। सबसे पहला अवस्था देखिए, एक अवस्था है बच्चे, यानी 15 से आयु कम। अब आप देखिए, एक एज होती है जो आपकी आयु 15 से कम होती है, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते। अर्थव्यवस्था में देखें तो ये कोई प्रोड्यूशन नहीं है, कुछ आपका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनको भोजन, इनको वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। यानी कि 0 से लेकर आपका 15 तक क्या हो गया, ये भी भारित जनसंख्या हो गई अर्थव्यवस्था पर। अब है वयस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, ये वयस्क जनसंख्या है, 15 से 59 तक की आपको दिखाती है, ठीक है। और इसको रूप में देखिए आप, ये क्या है, कह रहे ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील यानी कि आपके प्रोड्यूसर है ये, और जैविक रूप से प्रजननशील होती है एवं जनसंख्या की कार्यशील वर्ग जनसंख्या में आता है। अगर आपसे पूछ ले किस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिए 15 से 59 जो एज ग्रुप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। 15 से ऊपर भी जनसंख्या पे भारित है अर्थव्यवस्था पर, और इसके नीचे भी। क्यों? उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, भोजन आदि प्राप्त कराना पड़ता है। उसी प्रकार जो हमारी वृद्ध आपकी पॉपुलेशन है, इसको देखोगे 15 से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील एवं अवकाश प्राप्त कर सकते हैं और स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती। ऐसी है, इनकी जो नियुक्ति है वो आपका हम लोग नहीं करते। देख लिया। अब देखिए, तो एक बार कार्यशील जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या और युवा अवस्था में कुछ पूछना है, कोई डाउट है देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। कहते कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो इतना बेसिकली आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। और कह रहे बच्चे और वृद्धों के जो आपका प्रतिशत जनसंख्या है उसको हम क्या कहते हैं, आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। अब देखिए 60-65 साल के बाद का आदमी क्या आपको प्रोडक्शन करके देगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, ये देखिए 60 से ऊपर जो होगी वो कार्यशील जनसंख्या नहीं, 15 से, ये ध्यान रखना है, ये क्या कुछ करके देगी, उत्पादन नहीं, क्योंकि ये समूह उत्पादक समूह नहीं होते। भारत की जनसंख्या में इन्हें 3 समूह के रूप में आपका चित्रित होते हैं, और आप इनको देख सकते हैं। अब है लिंगानुपात। लिंगानुपात समझिए, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की को लिंग के अनुपात में कहा जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, इसको हमको देखना है, वही है आपका लिंगानुपात। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज के पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा को आपने मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में आपका लिंग अनुपात प्राय गेहूं के पक्ष में होता है, क्योंकि ऐसा, इससे पता लगाइए, ठीक है। 1951 और 2011 के बीच लिंगानुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। कैसा है, इसमें आपका इसको दर्शाया गया है 6.2 में। अब देखिए, क्या हमने कितना था, 946, कितने पर, 1000 में,
या 41 या 30 या 29 या 43, यानी कि अब 2011 में कितना है लिंगानुपात आपका 943 प्रति हजार, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ये आप देखिए कितनी है 943 महिलाएं। चलिए याद रहेगा इतना। केरल में देखिए प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1048 है। अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 1084, यानी कि ज्यादा है 84। और जबकि पांडुचेरी में कितना है 38 है। दिल्ली में आपका 1000 पर 866, यानी कि महिलाएं कम है। हरियाणा में 877 है। ठीक, और इस प्रकार विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, कह रहे कि जो आप देखते हैं जो जनसंख्या हम लोगों को डिफरेंसेस देखने के मिल रहा है लिंगानुपात, इसके अलग होने के क्या कारण है आप बता सकते हैं। चलिए खोजिए, पता निकालिए क्या कारण इसमें हो सकते हैं। देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट कोई क्वेरी किसी बच्चे की। साक्षरता का देखिए, साक्षरता को अंतिम करेंगे है ना। देखिए साक्षरता लिटरेसी हम जिसको बोलते हैं कि भैया आपकी साक्षरता क्या है, इसकी लिटरेसी को आपका देख लीजिए। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमान निर्णय ले सकता है, शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता की कमी आर्थिक विकास प्रगति की गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आय 7 वर्ष से अधिक है और वह किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षरता की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि हम लोग लिटरेसी में किसको काउंट करते हैं 7 साल से प्लस आयु को, जिसकी आयु क्या हो 7 साल प्लस हो, पहला कैटेगरी। दूसरा किसी भी एक भाषा को या तो पढ़ सके या उसको लिख सके, उसको उसकी समझ होनी चाहिए, तो हम उसको काय में ऐड कर लेंगे, हम उसको लिटरेसी यानी जो साक्षरता है उसी में आपका ऐड कर लेंगे। ठीक, कह रहे भारत की साक्षरता दर धीरे धीरे सुधार आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो मैं आपको क्या 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 दिखा रहा था बच्चों, तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारे प्रति हजार जो हमारा आपका लिंगानुपात है वो, और देखिए लिटरेसी का तो मैंने बताया कि हम लोग 7 साल से ऊपर की जो एज है हम लोग उसको क्या करते हैं काउंट करते हैं। क्लियर है, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान दीजिए। तो फिलहाल आज प्यारे बच्चों हम लोग अपने इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप थोड़ा इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। धन्यवाद।